हेलो एवरीवन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। ये सिंड्रोम का नाम दो साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ है, जॉर्ज गुइलेन एंड जियोन बेरे। ये जो है एक लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है। लोअर मोटर न्यूरॉन से क्या मतलब है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स उनको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और जो अपर ब्रेन स्टेम से अपर या ब्रेन स्टेम तक है उन्हें हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आएगी। स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं उनमें डैमेज हो सकता है, और जो नर्व्स जहां जहां सप्लाई कर रही हैं, जैसे हमारा ये है सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल रीजन अपर लिम्ब को करता है, अगर उनकी नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी अपर लिम्ब की वर्क में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? GBS, also known as Landry palsy, is also a classic lower motor neuron disorder. It is reactive, self-limited autoimmune disease. Autoimmune disease का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? ये एंटीबॉडीज अपनी बॉडी को, जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को डैमेज करता है। सो इट इज द ऑटोइम्यून डिजीज in which the body's immune system attacks part of peripheral nervous system which present as acute generalized weakness. सबसे पहला क्लासिक सिम्टम ही आता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस है, और ये असेंडिंग पैल्सी है। असेंडिंग का क्या मतलब है कि सबसे पहले पैर ज्यादा डैमेज होंगे, पैरों में ज्यादा वीकनेस होगी, फिर अपर लिम्ब तक आएगा। It is referred to as a syndrome because it represents a broad group of demyelination, inflammatory, polyradiculoneuropathies. डीमाइलिनेशन क्यों कह रहे हैं? जो भी नर्व डैमेज होगी, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें धीरे धीरे यहाँ पे डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और माइलिन का क्या फंक्शन होता है कि वो इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अगर बीच में माइलिन ही डिस्टर्बेड होगी तो इम्पल्स जा सकती है? नहीं जा पाएगी। GBS disease is also known as infectious polyneuritis, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy and Landry ascending palsy or Landry's paralysis. यहाँ तक कोई डाउट? नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन। वैसे इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कोविड के भी आगे म्यूटेंट होके काफी सारे वेरिएंट्स बन गए हैं, वैसे ही GBS के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें याद रखोगे। AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। एक्यूट है, थोड़े टाइम से स्टार्ट होगा, इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर, और डीमाइलिनेशन, न्यूरॉन्स के अंदर डीमाइलिनेशन होगी। पॉलीन्यूरोपैथी का आपको मतलब पता होगा कि नर्व्स के अंदर डैमेज आ रहा है। पॉली मीन्स बहुत सारी नर्व्स के अंदर। द इम्यून रिस्पॉन्स डैमेजेस द माइलिन कोटिंग एंड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। Second is axonal, can be further classified into acute motor axonal neuropathy, acute motor sensory axonal neuropathy. ये एक्सोनल की दो टाइप्स हैं। यहाँ पे कहाँ आ रही है दिक्कत? सिर्फ माइलिन शीथ के अंदर। अब यहाँ पे एक्सॉन के अंदर भी दिक्कत आ गई, जिसमें सिर्फ अगर मोटर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम कहेंगे एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, और अगर मोटर के साथ साथ सेंसरी डिस्टर्बेंसेस भी हैं तो एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। In the work to the axons themselves are damaged by the immune responses. जितना भी डैमेज हो रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज कर रहा है। Miller-Fisher syndrome is a rare acquired nerve disease that is geographically variable variant of GBS. ऐसी ये वेरिएंट्स है, जैसे आगे इस वेरिएंट ने माइलिन शीथ को डैमेज करा, इसने किसको करा? एक्सॉन को। और थर्ड किसको करा? किसको करा? रेयर वेरिएंट है, ये भी हमारी नर्व्स को ही डैमेज करेगा। अब हम डीपली पढ़ेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी। मोस्ट कॉमन, अगर आपके पास कोई भी केस आता है, जनरलाइज वीकनेस है, पहले लोअर लिम्ब से स्टार्ट हुई, पहली बारी में आपको जो भी दिखेगा आप उसको कहोगे इसको AIDP है। AIDP का मतलब acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. The term is often used synonymously with GBS disease. इसको हम डायरेक्टली अगर हम कहते हैं इसको GBS है तो फर्स्टली हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको AIDP है। It is caused by an autoimmune response directed against Schwann cell membranes. Schwann cells क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि Schwann cell माइलिन बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो, Schwann cells हो, क्या हेल्प करेंगे? माइलिन शीट्स के सिंथेसिस को। क्या होगा कि एक सेगमेंटल एक न्यूरॉन है, जैसे न्यूरॉन के एक्सॉन के अंदर माइलिन लगी हुई है, जगह जगह पर डैमेज हुआ तो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो गई है, कुछ कुछ सेगमेंट्स पर डीमाइलिनेशन है।
श्वॉन सेल्स उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, वहां पर रीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो सेगमेंट्स में डीमाइलिनेशन फिर भी रह जाएगी। क्लियर है? कौन सा फर्स्ट सिम्टम आएगा हमारा? AIDP, एक्सोनल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। नेक्स्ट वेरिएंट है मिलर फिशर सिंड्रोम, रेयर वेरिएंट है, मैनिफेस्ट एज अ डिसेंडिंग पैरालिसिस। मैंने पहले बोला वैसे ये असेंडिंग होता है, पहले लोअर लिम्स में आया फिर अपर लिम्स तक कंटिन्यू करेगा, लेकिन एक ऐसा वेरिएंट है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, दैट इज मिलर फिशर, जो कि एक डिसेंडिंग पैरालिसिस है। ठीक है, ये एक डिसेंडिंग पैरालिसिस है प्रोसीडिंग इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ GBS. It usually affects the eye muscle first, present with the triad of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia. जब भी GBS का आया कोई पेशेंट, वीकनेस उसके अंदर होगी ही होगी, लेकिन एक हॉलमार्क है एरिफ्लेक्सिया, उस पेशेंट के अंदर रिफ्लेक्सेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, या बहुत ज्यादा वीक होंगे या बिल्कुल एब्सेंट होंगे। एटैक्सी का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ मूवमेंट्स। एंड ऑप्थेल्मोप्लीजिया मींस आईज के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं या नर्व्स हैं वो पैरालाइज्ड है। anti-GQ1B एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, हमने दो क्लासिफिकेशन क्लियर कर लिया, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी एंड मिलर फिशर सिंड्रोम। एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ डिस्टर्बेंस है, मोटर रीजन के अंदर और किसके? एक्सॉन्स के। ऑल्सो नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम, अटैक्स मोटर नोड्स ऑफ रेनवियर एंड प्रिवेलेंट इन चाइना एंड मेक्सिको। एक्सोन के अंदर भी ये नोड ऑफ रेनवियर को अफेक्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है? माइलिन शीथ है, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहां पर क्या होते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो वो क्या है? सॉलिडेटरी कंडक्शन में हेल्प करेंगे। अगर वहां पे ही कोई इफेक्ट आ जाएगा, सॉलिडेटरी कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन स्लो हो जाएगी। This is probably due to an autoimmune response directed against the axon plasm of peripheral nerves. The disease may be seasonal and recovery can be rapid. Anti-GD1 antibodies are present and anti-GD antibodies are found more frequently in AMAN. एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन है, कभी भी आप डायग्नोसिस करोगे आपको वीकनेस मिल गई, एरिफ्लेक्सिया मिल गया, थर्ड आप जाओगे कि एंटीबॉडीज चेक कर लेते हैं कि जीबीएस के लिए एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, प्रेजेंट है तो जीबीएस पॉजिटिव। एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसके अंदर क्या होगा? मोटर तो है ही है डिस्टर्बेंसेस, साथ साथ सेंसरी डिस्टर्बेंस भी स्टार्ट हो गई। Similar to AMAN but also affects sensory nerves with severe axonal damage. It is probably due to an autoimmune response directed against the axon plasm of peripheral nerves. सेम है पहले वाले की तरह, लेकिन इसमें सेंसरी डैमेज भी है तो रिकवरी इज स्लो एंड ऑफन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों होगी मैंने अभी बताया, क्योंकि रीमाइलिनेशन स्टार्ट हो गई है लेकिन रीमाइलिनेशन भी इनकम्प्लीट है। अभी तक हमने चार हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कवर कर ली है। ये वाली क्लासिफिकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्यूट पैने ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है? क्या है ऑटोनॉमिक? जितने भी नर्व्स है, जैसे हम स्टमक की बात करें तो T6 से T10 तक उसमें सप्लाई आ रहा है, इंटेस्टाइन तक जाता है तो कुछ लंबर सप्लाई भी आ जाता है, ब्लैडर के अंदर सैक्रल सप्लाई भी होता है। जितने हमारे ऑटोनॉमिक सप्लाई है वहां पे डिस्टर्बेंसेस आ रही है। मोस्ट रेयर वेरिएंट ऑफ GBS डिजीज समटाइम्स accompanied by encephalopathy. Encephalopathy means brain damage. It is associated with high mortality rate owing to cardiovascular involvement and associated dysrhythmias. Impaired sweating, lack of tear formation, photophobia, dryness of nasal and oral mucosa, itching and peeling of skin, nausea, dysphagia, constipation, unrelieved by laxatives or alternating with diarrhea occur frequently in this patient group. Initial non-specific symptoms of lethargy, fatigue, headache, decreased initiative are followed by autonomic symptoms. जिस भी पेशेंट के अंदर आप वीकनेस देखोगे तो वीकनेस के साथ लेथार्जी, फटीग, हेडेक होगा ही होगा उस पेशेंट के अंदर, इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडेडनेस, इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कह सकते हैं,
blurring of vision, abdominal pain, diarrhea, dryness of eyes, and decreased micturition. The most common symptoms at onset are related to orthostatic intolerance as well as GI and pseudomotor dysfunction. Pseudomotor का क्या मतलब है? मोटर जैसा होगा, फॉल्स होगा या फिर हाफ ये वो वाला सूडो नहीं है, ये अलग है कि स्वेटिंग की एक्टिविटी, बॉडी के अंदर स्वेटिंग की एक्टिविटी का डिसफंक्शन हो गया, या तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या बहुत कम स्वेटिंग हो रही है, दैट इज सूडोमोटर डिसफंक्शन. पैरासिम्पैथेटिक इम्पेयरमेंट, abdominal pain, vomiting, obstipation is also known as constipation, ileus, urinary retention, dilated unreactive pupils, loss of accommodation may also be observed. किसके अंदर है ये? Acute pan-autonomic neuropathy. Next classification is Bickerstaff's brainstem encephalitis. नाम से ही समझ आ रहा है ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेटरी कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से जीबीएस सिंड्रोम हो गया. इट इज अ फर्दर वेरिएंट ऑफ गुइलियन-बेरे सिंड्रोम. It is characterized by acute onset of ophthalmoplegia, ataxia, disturbance of consciousness, hyperreflexia or Babinski sign. The course of the disease can be monophasic, re-emitting or relapsing. Large, irregular, hyperintense lesions located mainly in the brainstem, especially in pons, midbrain and medulla. ये तीनों ही पार्ट है ब्रेन स्टेम के. BB despite severe initial presentation usually has a good prognosis. ठीक हो जाता है बट पूरा नहीं होता. Magnetic resonance imaging MRI plays a critical role in diagnosis of BB. Now this is important. Symptoms based on the nerves affected. Symptoms कैसे आएंगे? आपको ये पता होना चाहिए क्या डर्मेटोम है या क्या मायोटोम है उस नर्व का. जहां पे भी वो नर्व सप्लाई करेगी वहीं पर डैमेज आएगा और वैसे ही सिम्टम्स आएंगे. जैसे पहला है पैरेस्थीसिया. पैरेस्थीसिया का मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, अफेक्ट नर्व दैट कन्वे वाइब्रेशन एंड टच सेंसेशंस. Second is when motor nerve supplying muscles are affected, muscle weakness and absence of reflexes. अब आप लोग मुझे बताओ कि ये रिफ्लेक्स पैर लॉस्ट होना चाहिए या ये वाला? पैर वाला. असेंडिंग है क्योंकि ये असेंडिंग पैरेसी है. अब वैसे तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है तो इसमें कुछ पार्ट क्रेनियल नर्व्स का भी आता है. अगर क्रेनियल नर्व जौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा. डबल विजन जिसको हम डिप्लोपिया भी कह सकते हैं, डिफिकल्टी स्पीकिंग, dysarthria, facial palsy, pupillary disturbances, facial and oropharyngeal weakness. Nerve supplying respiratory muscles like diaphragm lead to death. तब तक ही हम जीबीएस पेशेंट को बचा सकते हैं जब तक उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड नहीं है. अगर एक बारी भी बल्बर इन्वॉल्वमेंट आ गई या डायफ्रागम इन्वॉल्वमेंट, लंग्स के पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट हो गई तो बंदे के बचने के चांसेस कम है. वेंटिलेटर पर ही चला जाता है पेशेंट. Autonomic nerves variety of symptoms, bowel and bladder symptoms like constipation, urinary incontinence, Orthostatic hypotension. Now cause of GBS is unknown. हमें नहीं पता कि वो GBS कैसे हुआ, लेकिन स्टडीज ये कहती हैं कि कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा? कैम्प्लोबैक्टर जेजुनी एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया. वायरल इन्फेक्शन में साइटोमेगालोवायरस एंड एप्स्टीन-बारे वायरस. अभी इसकी स्टार्टिंग है, डायरेक्टली नहीं ऐसे होता कि बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया और माइलिन शीट को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता. जैसे ये लिपिड कंटेंट है ये बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन डेंड्राइटिक सेल ने सोचा कि ये तो माइलिन का है, उन्होंने इसको कैच कर लिया. हेल्पर टी सेल्स को पता लगा कि इनके पास कुछ एबनॉर्मल है, उन्होंने आके इस पे अटैक कर दिया और वेरियस साइटोकाइंस रिलीज करे. फिर बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, कई एंटीबॉडीज बनाएंगे इस लिपिड मॉलिक्यूल के खिलाफ जो कि नर्व्स पे आकर अटैच हो जाएंगी. यही एंटीबॉडीज कौन सी हैं? GD1 वाली, GQ1 वाली, GD3 वाली. एंटीबॉडीज को खाने के लिए मैक्रोफेजेस आए, एंटीबॉडीज खाते गए, लेकिन साथ साथ कुछ माइलिन शीट को भी डिस्टर्ब कर दिया. अब यहाँ से माइलिन शीट चली गई तो इम्पल्सेस प्रोपेगेट नहीं कर पाई. क्लियर है? Yes. It is an autoimmune disease often triggered by a preceding viral or bacterial infection with organisms such as
कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्लू, रेबीज एंड मेनिंजाइटिस भी इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे माइलिनेशन हट चुकी है, डीमाइलिनेशन हो गई है, डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगी, कौन करेगा? श्वान सेल्स, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट होगी, कंप्लीट नहीं हो सकती। 2 टाइप्स के पढ़े थे, या तो माइलिन शीथ में प्रॉब्लम थी या फिर एक्सॉन में। तो डीमाइलिनेशन फॉर्म ऑफ जीबीएस, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। सेगमेंटल का क्या मतलब है? कंप्लीट नहीं है बट कुछ पोर्शंस के अंदर है। सेगमेंटल डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड इन्वॉल्विंग बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म। ये आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट इज हेल्पर टी सेल्स एंड सेकंड इज बी सेल्स। एक्सोनल फॉर्म ऑफ जीबीएस, एक्सोनल डीजेनरेशन में अकर विदाउट डीमाइलिनेशन और इन्फ्लेमेशन। डायरेक्ट ही एक्सॉन डैमेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन हुआ, डायरेक्ट नर्व इंजरी हो गई, फिर से मैक्रोफेजेस आएंगे वहां पर और एंगल्फमेंट स्टार्ट करेंगे। तीनों फेजेस के अंदर ऐसे ही होता है। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, मैंने भी बताया, अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हुई तो डायरेक्ट डेथ। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वही स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर का रिटेंशन नहीं हो पाया, इनकॉन्टिनेंस हो गई, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अदर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड निमोनिया, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्टिसीमिया, प्रेशर सोर्स, क्योंकि वीकनेस इतनी ज्यादा है कई पेशेंट नहीं चल पाते, बिल्कुल व्हील चेयर पे आ जाते हैं, तो उनको बेड सोर्स भी हो सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलस, इलियस, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, डिस्थेसियासिस एंड न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी। डायग्नोसिस, फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा? वीकनेस, प्रोग्रेसिव असेंडिंग वीकनेस एंड रिफ्लेक्सिया। Ariplexia is hallmark of GBS. Starting with the lumbar puncture, obtain cerebrospinal fluid, albumino-cutologic dissociation. ये इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इंक्रीज प्रोटीन होगा, प्रोटीन को ही हम एल्ब्यूमिन कह रहे हैं, विद और विदाउट इंक्रीज इन WBC। WBC का इंक्रीज क्यों हो सकता है? क्योंकि पोस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरल या बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के बाद। सेकेंड इज नर्व कंडक्शन टेस्ट, EMG करा सकते हैं कि हम मसल और नर्व के फंक्शन को टेस्ट कर सकें। फिर हम एंटीबॉडीज दे सकते हैं, सीरम एंटीग्लाइकोसाइडेज एंटीबॉडीज एडल्ट्स के अंदर, जैसे ये इन्फेक्शंस के बाद जो भी एंटीबॉडीज आई हैं। थर्ड इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, कैसे उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स किस तरीके से वर्क कर रही है, टू इवेलुएट रेस्पिरेटरी फंक्शंस। Now the most important is the management. Majority of patients can expect a slow but progressive recovery over several months. In severe cases, the primary concern is maintaining the vital function and passively exercising the muscles. This sometimes requires temporary artificial breathing machines for severely affected patients. Second is plasmapheresis. प्लाज्मा एक्सचेंज करा सकते हैं, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, प्लाज्माफेरेसिस आपको पता है कि ब्लड का एक्सचेंज करा के न्यू ब्लड प्लाज्मा को बॉडी के अंदर डालना, जिससे जो भी एंटीबॉडीज होंगी वो भी बाहर निकल जाएंगी और नया फ्रेश ब्लड इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटी बने हुए हैं, ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बन गई है, उनके लिए दूसरे इम्यून एंटीबॉडीज को डाल देना बॉडी के अंदर। A type of protein contains healthy antibodies from the blood donors. In this procedure, a doctor inserts an IV into your vein, injects high doses of immunoglobulin. These doses help block the damaging antibodies in your blood that may contribute to GBS disease. Next is your rehabilitation phase. आप फिजिकल थेरेपी करा सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हो। फिजिकल थेरेपी के अंदर यू कैन स्टिमुलेट द मसल एंड जॉइंट्स टू रिबिल्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। वीकनेस को दूर करना है, आप बॉडी के अंदर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कराओगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करेंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी फोकसेस ऑन एक्टिविटीज टू हेल्प पेशेंट बी एज सेल्फ सफिशिएंट एज पॉसिबल इन डेली लाइफ। असिस्टेड डिवाइसेस, आप वॉकर्स, केन, ब्रेसेस, व्हील चेयर का यूज कर सकते हो ताकि एडियल एक्टिविटीज बनी रहें।
Role of physiotherapy: regain patients' independence with everyday tasks, retain normal movement pattern by teaching patient how to achieve activities in different ways, muscle strength training exercises as often as possible in a correct way, strength tight muscle prevent soft tissue contractures, improve patient posture, lying, sitting, standing, sleeping, increase patient mobility, increase balance and coordination, increase fitness and energy level, increase ability to relax, promote recovery, educate the GBS disease and symptoms. कोई doubt? ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिहेबिलिटेशन फेज में: एक्यूट फेज, फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड ऑन गोइंग रिहेबिलिटेशन। एक्यूट फेज के अंदर अभी जीबीएस की स्टार्टिंग है, पेशेंट को मसल के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आपका मेन फोकस क्या होगा कि वीकनेस वो हट जाए, और क्या फोकस होगा कि जो सीवियर केसेस है जैसे कि रेस्पिरेटरी केसेस वो ना आ सके, तो आप क्या कराओगे? चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे कराते हैं? कप शेप बना के चेस्ट पे परकशंस और वाइब्रेशंस देते हैं, जिससे जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है जो पेरिफेरी तक जा चुके हैं वो बीच में सेंटर पोर्शन तक आ जाते हैं, फिर ब्रोंकियो सक्शन करके उस म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? In the acute phase, a large part of physio is for respiratory care. If it affects the intercostal muscle, equally if the diaphragm is affected, the part of the body between the abdomen and the chest, the patient has the inability to take a large breathe. इसलिए उसको bronchial suction क्यों कराते हैं? क्योंकि breathing problems हो रही होती हैं. So in acute phase, regular breathing exercises are necessary. Phase of rehabilitation, इसमें आएगा कि पेशेंट की पोजीशनिंग कैसी है। अगर बहुत ज्यादा लेटने या लाइंग में रहता है तो बेड सोर्स हो सकते हैं, उसमें प्रिवेंशन करना है आपको। कई बार क्या होता है कि बॉडी के फ्लूइड्स अच्छे से मूव नहीं कर रहे हैं जीबीएस पेशेंट के अंदर, तो एंकल स्वेलिंग सबसे ज्यादा कॉमन होती है, तो आपको एंकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। एंकल भी सबसे पहले क्यों आएगी? क्योंकि ये असेंडिंग पैरालिसिस है। ऐसे ही आप एंकल से एक्सरसाइज कराओगे, मूविंग टू द नी, देन टू द हिप, देन योर अपर लिम्ब। ऑनगोइंग रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि पेशेंट ने अब रिकवरी कर ली है, प्रोग्नोसिस इज गुड, तो आप क्या कराओगे? रेजिस्टेड की तरफ जाओगे कि एक्टिविटीज, एक्टिव मूवमेंट्स वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पैसिव की तो जरूरत ही नहीं है। फिर आप हाइड्रोथेरेपी करा सकते हो, जिससे वाटर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोथेरेपी से पेशेंट जो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप ये देखो, ये कप शेप हैंड बनाया, पेशेंट को साइड लाइन में लिटाया और यहाँ पे परकशंस और वाइब्रेशंस दी। ये आपके 4th ईयर में आएगा ये सब्जेक्ट की चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे देनी है, अभी आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते। हाइड्रोथेरेपी आपने करी हुई है कि पेशेंट को लाइन में कराना है, सिटिंग में कराना है, या रेजिस्टेड मूवमेंट्स कैसे करानी है। So this is a summary. It is an autoimmune demyelinating disorder, results in progressive loss of nerve impulse conduction, loss of sensation is there, muscle paralysis in the limbs, can lead to respiratory failure. Individuals slowly recover over several months as there regrowth of the myelin on the peripheral nerves. Thank you.